हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके वाईएस के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर यानी वनपाल के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश लेखन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा, काम करता रहेगा और कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा सुनामी प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आम की हिमसागर प्रजाति जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक का शीर्ष चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ है। सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अशोक का शीर्ष चतुर्मुख स्तंभ जो है वो सारनाथ में एक स्तंभ पर स्थित है और इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? तो वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के सक्रिय नेता थे। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसमें अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, पारित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था और मुंबई सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, बायकॉट स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई? सही उत्तर हो जाएगा देवघर। देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन किसके लिए था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हमारा बंगाल विभाजन होता उसके विरुद्ध में चलाया गया था। कब से कब? तो 1905 से हमारा 1911 के बीच चला था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो राजस्थान के थार रेगिस्तान से होकर पश्चिम की ओर बहती है। किस तरफ? पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न, कोडरमा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है। लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण डैश के कोडगू जिले की मूल भाषा है। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कोडरमा जो है वो एक कर्नाटक के दक्षिणी कर्नाटक के कोडगू जिले के द्रविड़ भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पलाइन है? सही उत्तर हो जाएगा इटली। इटली क्या है? तो एक अल्पलाइन देश है। अगला प्रश्न है हमारा, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा दी बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो दी बिहार हेराल्ड, जिसको 1875 में प्रकाशित किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किनके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें टोटल 75 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं और प्लस में इसमें जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को डैश वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज का हुआ था? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत इसे औपचारिक रूप दिया गया और 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ही पंचायती राज के लिए अलग से 11वीं अनुसूची बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान CES
CEC चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या फिर डैश वर्ष की आयु तक। तो सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक, या तो वो 6 साल या फिर 65, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्ति में से नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो राज्यसभा की शक्ति है। प्रश्न क्या था हमारा? राज्यसभा की एक शक्ति है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यह गैर धन विधेयक पर, धन विधेयक नहीं गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन कर सकता है तथा धन विधेयक में सिर्फ संशोधन के सुझाव दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमारा साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न हमारा साइंस का, 4 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली दी गई है, आकृति के अनुसार जोड़ी गई है, उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें यह चित्र दिया गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ भी दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो यह क्या है, बीच में यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो समांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है हमारा, 1/r बराबर हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 × 1/4, क्योंकि 1/4 हमारा कितना है, 2 है। इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या आया 1/r बराबर 1/2 1/2, इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन एक प्रतिरोध सिर्फ यहाँ का आया है हमारा 2 ओम, सिर्फ यहाँ का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर दोनों को सिर्फ हम जोड़ देते हैं। 2 दूनी का हमारा कितना हो गया 4 ओम हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है और एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य यदि 1.1 मीटर हो तो स्रोत की आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। हमें आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि हमें निकालना क्या है, आवृत्ति। तो हम जानते हैं कि v बराबर हमारा होता है न्यू लेमडा, हमें निकालना है न्यू का मान। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा v/λ। हमारा वेग कितना दिया गया है 330, वेग कितना है हमारा 330। 330 को अगर हम 1.1 से काटेंगे तो पॉइंट को अगर भगाएंगे तो हमारा ऊपर एक जीरो चला जाएगा। 11 से काटेंगे तो हमारा 3, यानी कि हमारा आना चाहिए 300 हर्ट्ज। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 300 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन में नहीं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बराबर क्या होता है हमारा, क्षमता पावर बराबर होता है हमारा 1/f, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है तो हमारा हो जाएगा 100/f बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100/20, काटेंगे तो 5। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर हमारा प्लस में होगा, क्योंकि यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, यदि लेंस की क्षमता -2 है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। हम जानते हैं कि क्षमता बराबर हमारा कितना होता है 1/f क्षमता p। तो हमारा p कितना दिया गया है -2 दिया गया है, बराबर हमारा हो जाएगा 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा f बराबर -1/2। f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर हमारा हो जाएगा -1/2। काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 माइनस में। सही उत्तर क्या हो जाएगा -0.5 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, 5, 10, 30 ओम के प्रतिरोध को पार्श्वर्ध यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध का क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r1 यानी कि 5 प्लस 1/r2 यानी कि 1/10 प्लस 1/r3 यानी कि 1/30। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम हमारा 30, तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 30। पहले हमारा 5 था तो हमारा आ जाएगा 6, उसके बाद हमारा क्या है 10 है तो आ जाएगा 3, और 30 है तो प्लस में 1, 6, 3, 9, 1, 10 बराबर हमारा हो जाएगा 10/30। 10/30 काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3। तो 1/3 जो कि बराबर किसके था 1/r के, तो हमारा r बराबर कितना हो गया 3 हो गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 3 ओम। अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है हमारा, किसी द्रव में तैरते पिंड पर लगता हुआ उत्प्लवन बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा पिंड के आकार पर। किसी भी पिंड पर लगने वाला उत्प्लवन बल पिंड के आकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है हमारा, रडार से भेजी गई तरंग वायु से लौटकर 10 सेकंड के बाद रडार तक पहुंचती है। यहाँ पे 10 सेकंड 10 के पावर 3 सेकंड होगा। 10 के पावर 3 सेकंड के बाद रडार तक पहुंचती है। यदि तरंग वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो तो वायुयान की दूरी क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूरी बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 गुने हमारा हो जाएगा समय, गुने हमारा क्या हो जाएगा समय। तो समय हमारा कितना है 10 के पावर 3 और उसके बाद गुने हो जाएगा हमारा तरंग का वेग जो है कि हमारा 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर 8, 10 के पावर 8। तो 2 से हम अगर 3 को काटेंगे तो हमारा आ जाता है 1.5 गुने, यहाँ पे 10 है यहाँ भी 10, गुना में होता है तो आधार सेम और तो हमारा पावर जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर 8 3 11, हमारा हो जाएगा 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों देखना है कैसा क्वेश्चन है, तो इसमें बनाने में टाइम लगता है, तो सब्र रखिए और अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं, अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? अभिलंब रूप से आपतित होती है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिलंब हमारा 90 डिग्री पर बनता है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी राशियों में कौन सदिश राशि है? सही उत्तर हो जाएगा भार जो हमारा वो सदिश राशि है। अगला प्रश्न, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक समतल दर्पण सीधा खड़ा है। दक्षिण पूर्व दिशा में दर्पण की ओर जाती हुई किसी प्रकाश किरण को सीधे दक्षिण दिशा में परावर्तित करने के लिए दर्पण को किस प्रकार कितने अंश में घुमाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 112.5 घड़ी की दिशा में, 112.5 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। अगला प्रश्न है, 80 मिलीमीटर व्यास वाली केबल की सहायता से एक ट्रेन को 20 मीट्रिक टन का भार उठाती है। केबल पर लगता हुआ तन्य बल का मान बताइएगा। इसका तन्य बल कितना हो जाएगा? 2000 kN, 2000 kN। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? सही उत्तर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और यह उससे गिरने से बचाएगा, जो कि उसको गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है हमारा? 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, सही उत्तर होगा कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। सही उत्तर क्या हो जाए? कैलोरी पर ग्राम। अगला प्रश्न है, अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप क्या होता है? तो अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का जो ताप होता है वो स्थिर होता है। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप क्या होता है? स्थिर होता है। अगला प्रश्न, H2CO4 से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने में उपयुक्त सांद्र H2SO4 क्या काम करता है? सांद्र H2SO4 क्या काम करता है? सही उत्तर हो जाएगा जल शोषक पदार्थ का कार्य करता है। H2SO4 क्या कार्य करता है? जल शोषक पदार्थ का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग क्यों किया जाता है? उपयोग के समय होती है, क्या होती है? अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग के समय क्या होती है? तो सही उत्तर होगा जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की उपलब्धता की समाप्ति हो जाती है, यानी कि वो खत्म करता है उसको। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन का संरचना सूत्र बताइएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोपिलीन सबसे पहले लीन है, यानी कि एल्कीन ग्रुप का भाग है। किसका है? एल्कीन, एल्कीन ग्रुप का यह है। तो एल्कीन का क्या होता है हमारा? एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, यानी कि यह ऑप्शन तो पहले ही हमारा कट गया, यानी कि हमारा इसमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रोपिलीन। प्रोपिलीन यानी प्रोप हमारा 3 कार्बन परमाणु को प्रोप कहते हैं, तो इसमें तो हमारा 2 ही कार्बन परमाणु, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, फॉर्मिक अम्ल HCOOH का संरचना सूत्र इनमें से कौन है? फॉर्मिक अम्ल का संरचना सूत्र कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा कार्बन परमाणु एक ही है, तो यहाँ पे यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद 3 ऑप्शन बच गया। कार्बन पर फॉर्मिक अम्ल है,
HCOO4, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है हमारा C से हमारा डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होता है, या फिर सिंगल बॉन्ड के साथ हमारा O टूट करके फिर H जुड़ा रहता है। तो हमारा यह तो गलत हो गया क्योंकि यह मीथेन का है, और यह भी हमारा सिर्फ यह भी गलत है। और इसके बाद हमारा जो बच गया कौन, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, यह। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा अमोनियम गैस के 12.044 गुने 10 के पावर 23, यहाँ पे क्या हमारा 10 के पावर 23 अणु में मोलों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल परमाणु में कितने अणु होते हैं, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। यानी 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, इतना 12.044 गुने 10 के पावर 23 में कितना हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6.022 से अगर इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा पूरा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 मोल संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करती है। फेरस सल्फेट से कौन सी धातु लोहा को विस्थापित कर सकती है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा कॉपर। फेरस सल्फेट से लोहा को कॉपर विस्थापित कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा कार्बन की दहन उष्मा 395 kJ पर मोल है। शुद्ध कार्बन के 1 kg को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करने पर उष्मा की कितनी मात्रा मुक्त होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32,916 kg, 32,916 kJ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन उपस्थित होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में आयनिक एवं सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + Cl रिएक्शन करके बनाएगा 2FeCl3, यह क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें क्लोरीन Cl2 जो है वो ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वही होता है जिसका अपकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अगला प्रश्न एक तत्व का अर्ध जीवन काल होता है। सही उत्तर हो जाएगा निश्चित। एक तत्व का अर्ध जीवन काल क्या होता है, तो निश्चित होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस अज्वलनशील होती है। सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन जो होता है वो अज्वलनशील गैस होता है। अगला प्रश्न किसी परमाणु के मौलिक कणों का स्थान तथा वेग का पता ठीक नहीं लगाया जा सकता, यह किस सिद्धांत के अनुसार है। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनियमितता के सिद्धांत के अनुसार। हाइजेनबर्ग ने अनियमितता का सिद्धांत कब दिया था, तो 1927 में दिए थे। अनियमितता का सिद्धांत कब दिए थे, तो 1927 में दिए थे। अगला प्रश्न हमारा किसी स्थान पर रखे 10 ग्राम की मात्रा 1590 वर्षों में घटकर 5 ग्राम हो जाती है, तो अगले 1590 वर्ष में अपशिष्ट रेडियम की मात्रा क्या हो जाएगी। तो यह 1590 साल में 10 का आधा हो जाता है, यानी कि अर्ध जीवन काल कितना है 1590, फिर 1590 वर्ष में क्या हो जाएगा, फिर 5 का आधा हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा 2.5 ग्राम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर सकता है। तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है। उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो हमारा आता है 13 पे हमारा होता है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न 1 मोल सिल्वर में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है। तो अभी बताए थे हम 1 मोल में परमाणु या अणु की संख्या कितनी होती है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करती है। से हो जाएगा परासरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑस्मोसिस परासरण। अगले प्रश्न को देखते हैं तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला पद जीन किसने बनाया था, यानी जीन शब्द किसने दिया। सही उत्तर हो जाएगा जोहानसन ने। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेंडल मारेंगे लेकिन सही उत्तर हो जाएगा जोहानसन ने। जीन शब्द किसने बनाया, तो जोहानसन ने। अगला बात करें एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिका अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा आइडियोब्लास्ट, यानी विचित्र कोशिका। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ को संग्रह करते हैं उसे आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। अगला प्रश्न है
लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दूध में। लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में टोटल 40% प्रोटीन पाया जाता है। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और बेरी रोग किसके कारण? तो विटामिन B1 की कमी के कारण। और स्कॉर्बिक हो जाएगा हमारा विटामिन सी की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन एवं जल के उपभोग से हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट से जो प्रदूषित भोजन और जल होता है उसके उपयोग से हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और यह ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा? सही उत्तर हो जाएगा बेटसन। यहाँ पे बहुत से लोग मेंडल मारने वाले होंगे, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेटसन। अगला प्रश्न, दोस्तों अंत तक वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न हमारा, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? सही उत्तर हो जाएगा हेक्सा शर्करा का, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6 को बोलते हैं हम लोग हेक्सा। अगले प्रश्न को देखते हैं, पुष्प की सुखाई गई कली का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो पुष्प की सुखाई गई कली, सही उत्तर हो जाएगा लौंग। लौंग क्या होता है? पुष्प कली होती है। अगला प्रश्न, सिरके का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? सही उत्तर हो जाएगा व्हेल। व्हेल जो है वो नियत तापी प्राणी है। और इसके साथ में चमगादड़ जो होते हैं, चमगादड़ भी नियत तापी प्राणी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वृक्षवासी। वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? सही उत्तर हो जाएगा कवक द्रव्य की। कवक द्रव्य की क्या होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। अगला प्रश्न, टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? सही उत्तर हो जाएगा पक्षी फ्लू के लिए। टेमीफ्लू पक्षी फ्लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? सही उत्तर हो जाएगा यात्री कपूत। यात्री कपूत जो है वो उत्तरी अमेरिका के जंगलों में रहने वाले जंगली कबूतर हैं, जो कि अभी विलुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा यूरासिल। आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। बाकी आरएनए और डीएनए में साइटोसाइन और गुआनिन दोनों मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलिकोसेप्टम। माइकोप्लाज्मा गैलिकोसेप्टम ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा हिंदी का है। और हिंदी को हम बता चुके हैं, हिंदी में से हमारा टोटल 5 नंबर का गद्यांश सबसे पहले पूछा जाता है। और गद्यांश को बनाने के लिए हम सबसे पहले गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। हमें शीर्षक बताना है। अगला, शीर्षक क्या होता है? तो उसका केंद्र बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, मानव के पास अपने भाव, विचार, आदर्श आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम हैं। अगला, भाषा बहता नीर से आशय है। भाषा बहता नीर है, इससे आशय क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, क्योंकि। अगला है हमारा, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत क्या था, यानी कि उनका मतलब क्या था। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग अपने गद्यांश को। तो गद्यांश को ध्यान से सुनेंगे। गद्यांश कहता है हमारा, भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जैसे लोक में व्यवहार होता है, पीडीएफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग सिर्फ सुनिएगा, तथा दूसरे रचना के लिए जिसमें प्रायः
अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए सामान्य भाषा आगे है एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदना, भावना एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपनाता है। संवेदना, भावना और विचारों के लिए क्या अपनाता है? तो भाषा को अपनाता है। आगे हमारा, इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंदभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा युक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्हें भाषा को बहता नीर कहकर भाम्य की गरिमा प्रतिपादन, भाषा यहाँ पे क्या है? भाषा है, भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधता तथा उसके पर्वत, सागर, सरिता आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोध सिद्ध हो सकती है, उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उनके पारस्परिक संबंधों में निर्भरता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, मानव समुदाय को एक जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को अमूर्त एवं विविधात्मक रूप प्रदान करती हैं। मनुष्य के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं, संकल्प और आदर्श हैं। उन्हें भाषा ही अभिव्यक्त करने में सक्षम है। कौन? तो भाषा ही उन्हें अभिव्यक्त करने में सक्षम है। साहित्य, शास्त्र, संगीत, गीत संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं को वाणी देते हैं। आगे कहा जा रहा है, पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष, जिससे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप में ही होते हैं। शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमत्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें पारस्परिक घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले एवं समझने वाले लोग पारस्परिक एकानुभूति रखते हैं। क्या रखते हैं? एकानुभूति रखते हैं एवं उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। प्रश्न हमारा, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो टोटली हम किस पे बात किए थे? राष्ट्रीयता और भाषा तत्व पे। किस पे बात किए थे? राष्ट्रीयता और भाषा पे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव के पास अपने भाव, विचार, आदर्श आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम क्या है? सशक्त माध्यम क्या है? तो वो हमारा भाषा एवं शैली। अगला प्रश्न, भाषा बहता नीर से आशय क्या है? भाषा हमारा बहता नीर है, इससे मतलब क्या है? तो सरल प्रवाहमय भाषा है। सरल प्रवाहमय भाषा है। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन प्रदान करती है। अगला प्रश्न हमारा, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति सही उत्तर हो जाएगा, अनिर्वाचनीय होती है। ब्रह्म आनंद की अनुभूति क्या होती है? अनिर्वाचनीय होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्व के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। अगला प्रश्न, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। पर्याय यानी पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा, सजनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, नीचे 4 शब्द के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसे बतलाइए। तो अन्य आदमी या कोई पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कौन? जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद
दोनों ही प्रधान न हो बल्कि यह तीसरे पद की तरफ इशारा करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो अंशुमल किसके तरफ इशारा करता है? तो अंशुमल सूर्य की तरफ इशारा करता है। अगला प्रश्न, अपना हाथ जगन्नाथ लोक युक्ति का सही अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ। सही उत्तर हो जाएगा अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। अपना काम स्वयं द्वारा करना ही उचित होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।